हाँ तो भैया कैसे हैं आप लोग? जानते हैं आप कि हम तो हमेशा मजाक मस्ती ही करते रहते हैं, लेकिन इस बार ना मैटर थोड़ा सीरियस है, तो ध्यान लगा के सुन लो। कल मुहा कोरोना नया रूप लेकर आ गया है, ध्यान रखना है बहुत जरूरी। लेकिन बात वही है कि कुछ लोग जो हैं ना वो बाज नहीं आएंगे, ऐसे नाटक नौटंकी से हैं। देखो ना, जो अपने ये नेता लोग हैं इनको नहीं कोई परवाह, इनको करनी है शादी, इनको नहीं पहनना है मास्क। और तो और एक विधायक महोदया तो कह रही हैं नहीं लगाएंगे मास्क, जितना चाहे जुर्माना लगा लो, हम तो ऐसे ही घूमेंगे। शादी की तैयारी देखिए, आहा हा हा, एक के बाद एक वीआईपी गेस्ट चले आ रहे हैं। लेकिन एक मिनट, आपको कहीं वो दिखा? अरे वो ही बिन बुलाया मेहमान। हाँ जी, कोरोना। ना तो कोई मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, और दे धकाधक खाया जा रहा है लजीज खाना। असल में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाता ये वीडियो आया है पुणे से। यहाँ पर पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी थी, जहाँ एक से एक हाई प्रोफाइल गेस्ट जुटे और फिर सबने मिलकर शादी का लुत्फ लिया। लेकिन ना तो किसी के पास मास्क था, ना ही कोविड नियमों की किसी को चिंता। इस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के तमाम नेता थे। उद्धव सरकार ने इस आयोजन पर आपत्ति तो जताई, लेकिन उनकी जुबान को लकवा मार गया जब पता चला कि उनकी ही पार्टी के संजय राउत भी इस पार्टी में मौजूद है। अब भैया सरकार ने कोरोना को लेकर सख्ती तो दिखाई है, नियम कायदों को और सख्त कर दिया गया। इस पार्टी के लिए भी धनंजय महाडिक पर एफआईआर दर्ज की गई। क्यों? क्योंकि उनने अनुमति ली थी 200 मेहमानों की, इससे ज्यादा को तो सरकार किसी भी जगह पर अनुमति नहीं दे रही। लेकिन अब भैया मुख्यमंत्री आएंगे तो उनके साथ 4 लोग भी आएंगे। ऐसे ही मंत्री, सांसद, विधायक सब आए और मिलके हो गए ये लोग 700। तो ऐसे में एफआईआर होनी तो बनती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने नेताजी को थमा दी एफआईआर। अगर महाराष्ट्र के हालात खराब हैं कोरोना के चलते, तो अपने एमपी में भी कोई खास इंतजाम है नहीं। रोजाना मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने जो माननीय लोग हैं ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं भाई, मानने का नाम ही नहीं लेते। अब देखिए जरा, बुधवार को था विधानसभा का सत्र, एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला आना शुरू हो गया। विधानसभा भवन के अंदर सारे इंतजाम थे, लेकिन अपने नेता लोग आए एकदम फुल टशन में। नो मास्क, नो सैनिटाइजर, इनको किसी बात की फिक्र ही नहीं है। सारे के सारे नेताजी मस्त मस्त गाड़ी में बैठकर पहुंचे विधानसभा भवन पर। किसी ने भी मास्क लगाया नहीं था। जैसे ही कैमरा दिखा तो कोई कागज से मुंह छिपाने लगा, तो कोई पलट गया। यहाँ तक कि लोग फोन पर बात करने का बहाना करने लगे ताकि मीडिया के सवालों का जवाब ना देना पड़े। लेकिन भैया चाची के चंगुल से बच पाना मुश्किल है। हमने सबको कर लिया नोट, और अब आप ही बताइए, अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो कैसे करेंगे कोरोना पर चोट? अभी चेकिंग हो रही थी, अब मास्क अब लगा के निकलूंगा, मास्क लेके चलता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि नेताजी मास्क भूल गए होंगे, पर सबके सब भूल गए। कमाल बात है। नहीं, मास्क लगाते हैं, वो तो जेब में रखा था। जेब में रखा रहता है ना? नहीं, लगाते हैं, हमेशा लगाते भैया। मास्क पहनना जरूरी है, गाड़ी से उतरते ही पहन रहे थे। अभी भी आपने नाक नहीं कवर किया है? चल कर लिया। धन्यवाद। जरूरी चीज है और ध्यान रखना चाहिए। मिस हो गया जल्दी में, ध्यान रखा जाए। खैर, अब हमारा दिल बहुत बड़ा है, तो ये भी मान लेते हैं कि सब भूल गए। लेकिन ऐसे माननीय अगर मास्क नहीं लगाएंगे कैसे चलेगा? सुनिए जरा पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन को। अच्छा, आपने मास्क नहीं पहना है आज? हाथ में था, लेकिन उधर से थोड़ी रुकेगा कोरोना। हाथ में रखने से रुक जाएगा कोरोना? जी बोलिए आप। नहीं, मास्क हाथ में रखने से रुक जाएगा। कैमरा देख के पहन रहे हैं, गाड़ी में उतर के पहन ही रहा था मैं।
चलिए उन लोगों को तो सुन लिया जिनने अपनी गलती मानी, पर अब आपको मिलवाते हैं एक दबंग विधायक महोदय से। नाम है रामबाई। अरे भैया गजब का जिगरा है इनका। इनने मास्क नहीं लगाया था और ये चढ़ गई कैमरे के हत्थे। जब इनसे पूछा गया कि मास्क क्यों नहीं लगाया, कहती हैं कि हम तो नहीं लगाएंगे। बोलो बोलो कितना जुर्माना भरना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। दिक्कत क्या है मास्क लगाने? कुछ नहीं है, फिर भी नहीं लगाना। जो जुर्माना होगा सो दे देंगे भैया, पर मास्क तो हम नहीं लगा पाते क्योंकि मुझे बहुत घुटन होती है, उल्टियाँ भरती हैं। ठीक है जी, एकदम से ऐसा होने लगता है कि चक्कर आने लगते, इसलिए नहीं लगा पाते। अब जब सबके सब लपेटे में आए हैं तो सब एक ही बहाना तो दे नहीं सकते, कुछ तो मजेदार मसालेदार होने चाहिए ना। इनने तो भैया रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इनका कहना था कि मैं तो मास्क नहीं लगाती, अरे मैं प्राणायाम जो करती हूँ, वैदिक इलाज भैया, वैदिक इलाज। मैं मास्क इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं वैदिक जीवन पद्धति का 100% पालन करती हूँ। मैं सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करती हूँ और उससे पूरा घर, परिवार, वातावरण जहाँ आप रहते हैं 12 घंटे सैनिटाइज रहता है। ये विज्ञान की कसौटी पे कसी हुई बात है। और सस्वर सूर्यास्त के वक्त में पाठ करती हूँ, जो प्राणायाम है। एक पूरी सांस गहरी भरते, श्लोक बोलते, तब अगला श्लोक बोलते। तो ये प्राणायाम और ये अग्निहोत्र की पावन आहुतियाँ ये रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती हैं, वातावरण को सकारात्मक करती हैं। मैं शंखनाद करती हूँ दोनों वक्त, जो फेफड़ों की बहुत मजबूत एक्सरसाइज होता है। और मुझे लगता है कि किसी ने 1 मिनट लगातार शंख बजा लिया तो उसके फेफड़े कितने मजबूत हैं, ये तो विज्ञान स्वयं आपको बता देगा। अब भाई इनको कौन समझाए कि ना तो कोरोना इनका वैदिक इलाज देखेगा, ना ही इनका पैसा जो ये जुर्माना भरने का दम भर रहे हैं। ये माननीय हैं, जनता से चुने नेता हैं। अगर यही कोरोना को लेकर हिला हवाली करेंगे तो भला किस मुंह से ये जनता से अपील करेंगे? मैं समय हूँ, मेरा नाम चाची है। मैं आपको दुनिया भर की मसालेदार खबरें सुनाती हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। वत्स सुनो, द्वापर युग में महाभारत का एक युद्ध हुआ था, लेकिन कलयुग में भी एक जोरदार महाभारत हुई थी। जगह कुरुक्षेत्र नहीं, यूपी का बागपत जिला था, जहां लड़ गए चाट वाले, फिर हो गए वायरल। देश को नया मीम मटेरियल मिला क्योंकि इस लड़ाई में एक जाने माने साइंटिस्ट ने भी लठ चलाई। आइंस्टाइन का युद्ध करते हुए ये वीडियो जमकर वायरल हुआ। देखिए, बागपत की महाभारत। ये है महाभारत, जो आज से कई सौ साल पहले लड़ी गई। लेकिन अब इसका अपडेट वर्जन आपको दिखाते हैं, जो हुआ यूपी के बागपत में। भैया यहाँ हो गया एक विवाद। 2 चाट वाले अपने भैया लोग थे, एक ग्राहक को लेकर भिड़ गए। अब ग्राहक भगवान का रूप होता है, दोनों चाहते थे कि भगवान आए उनकी दुकान में। हो गई कहासुनी और फिर हो गई गुत्थम गुत्थी। इसके बाद तो जो लड़ाई हुई आए हाय। इस लड़ाई में सबसे जोरदार जलवा रहा चाट वाले चाचा का। आइंस्टाइन जैसे दिखने वाली चाचा ने लगाई दौड़, विरोधी पक्ष के आदमी को पकड़ा और लगा दी धोबी पछाड़। इसके बाद तो भैया मच गया बवाल ही बवाल। वायरल वीडियो में देखने से पता चलता है कि आइंस्टाइन चाचा क्या जोरदार लड़े हैं। खड़े थे तो लठ मार रहे थे, गिर गए तो पांव पकड़ के लोगों को गिराने लगे। फिर उठे, फिर गिरे, लेकिन मार पूरी मारी। इस वीडियो में हर शख्स हाथ में कुछ न कुछ हथियार लिए है। कोई लाठी, कोई डंडा, कोई तार तो कोई रॉड। सब के सब जो हाथ में लगा उसको लेकर एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं। जिनके हाथ कुछ नहीं लगा वो हाथ को ही हथियार बनाकर लड़ाई में टूट पड़े।
असल में ये जो आइंस्टाइन चाचा हैं, इनका कहना है कि इस मार्केट में उनकी दुकान है 50 साल पुरानी। अगली पार्टी कुछ महीने पहले आई और फिर ग्राहकों का बंटवारा होने लगा। दूसरे वाले भाई ने ग्राहकों को बुलाना शुरू कर दिया कि चाचा की चाट का सामान खराब है, तो लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। इस पर चाचा भड़क गए। अब गुस्सा तो गुस्सा लड़ गए चाचा। आखिर पेट पर लात जो बड़ी है, और फिर तो जो लातम घूसम हुई है, मजा ही आ गया देख के। हालांकि दोनों ही तरफ से योद्धाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, आइंस्टाइन चाचा समेत। लेकिन इस लड़ाई से अपने चाचा बड़े फेमस हो गए। एक के बाद एक धुआंधार मजेदार मीम बन गए उनपे। कहीं वो WWE की फाइट लड़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं नुसरत फतेह अली खान की जगह कव्वाली करते। अब भैया चाहे जो मर्जी हो, लड़ाई थी जोरदार। जाते जाते एक बार फिर देख ही लीजिए बागपत की महाभारत। पता है मोदी जी के चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या है? राहुल गांधी। अरे इतने बोले हैं कि क्या बताएं हम आपको। ये बयान देते हैं तो बीजेपी को उस पे खेलने का मौका मिल जाता है। ये समस्या का समाधान करने जाते हैं तो अपने लिए समस्या खड़ी कर लेते हैं। ये कभी कुछ मांग करते हैं तो ऐसी कर देते हैं कि खुद की फजीहत हो जाती है। इसलिए तो हमने इन्हें सुसाइड बॉम्बर कहते हैं। खुद ही कर लेते हैं धमाका, वो भी जोरदार। कहते हैं गलतियों से सीख लेने वाला व्यक्ति ही समझदार कहलाता है। लेकिन अपने राहुल भैया जो है ना, क्या बताएं इनके बारे में। ये ना अपनी किसी भी गलती से कभी कोई सबक लेते ही नहीं, लेते हैं तो सिर्फ पंगे। अब देखो ना, राहुल भैया हैं साउथ के दौरे पर, और उस दौरे पर ऐसा जलवा कट रहा है कि क्या बताएं। रोज कुछ ना कुछ कांड हो ही रहा है। पहले ये देखिए कि इनने नया किया क्या है, फिर देखेंगे कि इनने पहले ऐसा क्या किया था जो कि कर दिया है रिपीट। राहुल गांधी दे रहे थे तिरुवनंतपुरम में भाषण, एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी में, एकदम जोरदार। हुआ क्या कि ये हो गए भावुक। अब राहुल भैया तो राहुल भैया हैं, कितने बोले हैं जानते तो हैं ही आप। ये कर रहे थे साउथ इंडिया के लोगों की तारीफ। ये लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन आखिर में बोल गए कि यहाँ के लोग उत्तर भारतीयों जैसे सतीही राजनीति नहीं करते। See, for the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. अरे भैया, जैसे ही इनने ये बोला तो कट गया बवाल। अरे बीजेपी ने इनको ले लिया निशाने पे, ये कहते हुए कि ये राहुल भैया जो हैं, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये क्या समझते हैं कि उत्तर भारत के लोग मूर्ख हैं? वो मुद्दों की राजनीति नहीं जानते। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तो भैया राहुल गांधी की गजब ही मौज ले ली। देखो, ये पप्पू जो है पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है, और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। अब दिक्कत यह है कि इनका जो शुरुआत हुई है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक की पॉलिटिकल पाखंड वाली। तो जिस पार्टी के नेताओं की नीति ये रही हो कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक, तो वो यही कहेंगे। साउथ में जाएंगे तो कहेंगे कि हम तो यहाँ रिफ़्रेश हो रहे हैं, रिफ़्रेशमेंट के लिए आए हैं। नॉर्थ में जाएंगे कहेंगे हम एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं। तो अब ये एक्सपेरिमेंट और रिफ़्रेशमेंट वाला जो है पॉलिटिकल पाखंड बंद होना चाहिए, और इसका कोई बहुत ज़्यादा लोग संज्ञान भी नहीं लेते। अब भैया, हमने आपसे कहा था ना कि मोदी जी के चुनाव जीतने का कारण है राहुल गांधी। आप माने नहीं तो लो सुन लो।
अपने सीएम साहब यानी कि शिवराज सिंह चौहान भी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सारे उत्तर भारत से कांग्रेस साफ कर दी और अब दक्षिण की बारी है, क्योंकि राहुल गांधी पर उनकी बुद्धि भारी है। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। भोपाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन ये राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया, और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। अब देखो राहुल भैया के बयान पर ऐसा बवाल मचा है, सब लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, उनको भिगो भिगो के सुना रहे हैं, पर अपने राहुल भैया हो गए हैं संत, यानी कि मोह माया से बिल्कुल दूर। वो तो कर रहे हैं मजे समंदर में। बताया था ना हमने आपको कि मछुआरे समुदाय के साथ राहुल आजकल गुड टाइम बिता रहे हैं। अब उनके साथ राहुल समंदर में भी कूद पड़े, ये देखने कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। लेकिन फिर एक बार जोश जोश में वो कर गए गलती। अभी पिछले हफ्ते ही हमने आपको दिखाया था ना कि कैसे राहुल गांधी ने मछली पालन मंत्रालय की मांग रखी थी, जो कि पहले से ही है अपने यहाँ, और फिर गिरिराज सिंह ने उनकी क्लास लगा दी थी। तो भैया हमको लगता है राहुल जी आजकल ज्यादा ही व्यस्त हैं, तभी तो हमारा शो नहीं देखा, सलाह नहीं मानी, तो फिर हो गया लोचा। एक बार फिर बोल गए कि मैं सरकार से मछली पालन मंत्रालय की मांग करता हूँ। अब बताइए कैसे चलेगा ऐसे भैया। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, राजनेता तो हल्ला मचात है, पर किसी को कुछ हो नहीं पाता है। अरे भैया कितनी महंगाई हो गई है, दूध महंगा, पत्ती महंगी, चीनी महंगी, पर चाय महंगी नहीं है भैया, कीमतों में लगी है आग। अरे हाँ, आग से याद आया, पेट्रोल के भाव सुने हैं, सुनकर ही आग लग जाती है। दाम कम कराने के लिए कुछ नेता लोग लगे तो हैं, दाम तो नहीं गिर रहे, पर हाँ ये राजनेता खुद जरूर गिर रहे हैं, वो भी आए दिन। देखिए पेट्रोल ने कैसे आतंक मचाया हुआ है। अक्कड़ बक्कड़ पंबे बो, पेट्रोल हो गया पूरे 100। जी हाँ, पेट्रोल के दामों ने लगा दी है आग। अब तो सब कह रहे हैं गाड़ी छोड़ बस भाग मिल्खा भाग। अरे बाप रे, इतनी महंगाई है कि क्या बताएं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सब टू मच एक्सपेंसिव तो ना, लेकिन हमारे यहाँ के लोग टू मच टैलेंटेड हैं। अपने यहाँ मिल रहा था पेट्रोल 100 रुपए, तो भाई लोग करने लगे पेट्रोल की तस्करी। कहाँ से? नेपाल से। बिहार और यूपी का कुछ हिस्सा नेपाल की सीमा से लगता है, तो भाई लोग अपने यहाँ से टुपक से उधर खरीदा पेट्रोल, कैन में भरवाया और टुपक से इधर। कमाल के लोग हैं भाई। माना वहाँ पेट्रोल हमसे 18-20 रुपए सस्ता है, पर वहाँ से थोड़ी ना खरीदने लग जाएंगे। अब गैर कानूनी नाम की भी कोई चीज है भाई। अब पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, तो लोग विरोध भी करेंगे कि नहीं? तो अपने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव उतरे विरोध के लिए। तेजस्वी ने कार का किया त्याग और साइकिल पर हो गए सवार। सचिवालय तक जाने के लिए तेजस्वी भैया ने साइकिल चलाई। वो कर रहे थे विरोध महंगे दामों का, लेकिन ये तरकीब कर गई बैकफायर, क्योंकि जब तेजस्वी भैया इको फ्रेंडली साइकिल सड़क पर चला रहे थे, तो पीछे पीछे कारों का काफिला भी चल रहा था। अब बताइए, इतना ही महंगा है अगर पेट्रोल, तो सबको साइकिल से चलना चाहिए ना, दिखावे के लिए क्या साइकिल चलाना। सोशल मीडिया पर तो तेजस्वी की फोटो के नीचे एक यूजर ने लिख ही दिया, पेट्रोल की महंगाई का विरोध कर रहे तेजस्वी जी से पूछो
पीछे चलने वाली कारें क्या रूह अफ़ज़ा से चल रही हैं? अच्छा, साइकिल से याद आया, अपने एमपी के नेता भी कम नहीं है भैया। पेट्रोल के दामों का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने प्लान बनाया। इनको करना था विधानसभा का घेराव। आला नेताओं ने कहा कि श्यामला हिल्स में मौजूद विधानसभा भवन तक सारे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता साइकिल से जाएंगे और विरोध जताएंगे। अब श्यामला हिल्स है पहाड़ी इलाका। कांग्रेस ने साइकिल चढ़ाना तो शुरू कर दी, लेकिन कुछ देर बाद निकल गई हवा। साइकिल की नहीं बल्कि नेताओं की। पूरे जोश से जाते नेताओं की सांसें फूलने लगी। क्या बताएं, इतना मजाक बनाया लोगों ने, इतना मजाक बनाया। पर हम एक बात कहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे उम्र देखो पीसी शर्मा जी की, फिर भी महंगाई के विरोध में कर रहे हैं ना आवाज बुलंद। सबको करनी चाहिए। महंगाई डायन तो सबको खा ही रही है। पेट्रोल की आग जो ना सारे देश में लगी है, देखो ना अपनी दबंग लेडी ममता बनर्जी भी पेट्रोल के दामों से कितना परेशान है। वो भी सचिवालय जा रही थी। पेट्रोल के दामों का विरोध करने के लिए उनने इलेक्ट्रिक स्कूटर का सहारा लिया। स्कूटर ममता सरकार के मंत्री चला रहे थे और ममता पीछे बैठी हुई थी। विरोध दर्ज कराने के लिए ममता ने बकायदा एक बैनर अपने बदन पर लपेटा हुआ है, जिसमें अंग्रेजी में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों का जिक्र था। बैंक থেকে শুরু করে এলআইসি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। जाते वक्त ममता दीदी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी की और खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन हमको लगता है ममता दीदी ने ये सोचा होगा कि जब वो सरकार चला सकती हैं, तो फिर स्कूटर क्या चीज है। शाम को उनने स्कूटर से मंत्री जी को उतारा और खुद संभाल लिया हैंडल। सारे कैमरे टिक गए ममता दीदी पर। ममता दीदी जरा से आगे बढ़ी और फिर लड़खड़ा गई। माँ कसम, गिरते गिरते बच गई। वो तो शुक्र है उनके बॉडीगार्ड का, जिसने तुरंत उन्हें पकड़ लिया, वरना तो हो जाता कांड। खैर फिर ममता दीदी ने स्कूटी संभाली और थोड़ी दूर चलाई भी, पर विरोध के जरिए बीजेपी को ट्रोल करने की ये कफायत बैकफायर कर गई और ममता दीदी खुद ही ट्रोल हो गई खामखा में। चलिए बहुत हुआ, अब हम चले अपने घर। और आप तो घर पर ही होंगे, है ना? बहुत समझदार हैं आप लोग। घर पर ही रहिए। कोरोना से सावधानी जो बरतनी है, हम नहीं चाहते कि आप लोगों को कुछ हो, इसलिए सारे प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। हम आते हैं अगले हफ्ते फिर कुछ धुआंधार लेकर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।